जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, एक सेकेंड। अब पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस चैप्टर को बोलते हैं भारत का संविधान, या कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान। संविधान, आज हम संविधान को समझते हैं कि संविधान है क्या। अगर आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, या कैट की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो संविधान से 101% प्रश्न जरूर आते हैं। संविधान अपने आप में इतना विस्तृत है कि लोग संविधान से थोड़ा डरते हैं। ऐसा लगता है कि संविधान जो है ना बहुत ज़्यादा कठिन है, उसकी भाषा बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन आज हम संविधान को सरल भाषा में समझते हैं। तो ठीक है, आज हम चलते हैं संविधान की तरफ। देखिए, संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो अर्थ निकल के आता है वो निकल के आता है संरचना। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान वह संरचना है जिससे किसी देश की शासन, प्रशासन, व्यवस्था संचालित होती है। यह इसका अर्थ निकलता है। अब आते हैं संविधान। संविधान क्या है? कानून का एक पिटारा है जिससे हमारे भारत की कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन व्यवस्था संचालित होती है। अब देखिए, संविधान, किसी शब्द के बारे में जब हमें पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि उस शब्द की संधि कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि संविधान की संधि करना। तो देखिए, अंक की जो बिंदी है संघ पे, तो अंक की बिंदी जो है वो माँ में बदल जाती है। तो इस तरह संघ की बिंदी अगर माँ में बदल जाएगी तो ये हो जाएगा सम, और ये हो जाएगा विधान। विधान यहां आ गया। देखिए, सम का मतलब क्या होता है? समान। क्या हो जाएगा? सम का मतलब समान, और समान का मतलब जानते ही हैं आप कि हम सब लोग एक समान है। तो इसका जो अर्थ निकल के आता है कि ऐसे विधान जो सभी के लिए समान है, मतलब ऐसे कानून जो सभी के लिए समान है। विधान का अर्थ निकल के आता है, विधि निकल के आता है। विधि माने कानून होता है, नियम होते हैं। तो ऐसा विधान या ऐसा कानून जो सभी के लिए समान है। आपको पता होगा, संविधान की नजर में हम सब लोग एक बराबर हैं। क्या राजा का बेटा हो या फिर कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो, मतलब रानी का बेटा हो या मेहतरानी का बेटा हो, हम सभी लोग क्या है? एक समान है। तो इसका अर्थ निकल के आता है समान। अब आपको पता है कि विधान को नियम, हम नियम बोलते हैं। तो विधान के जो नियम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं साधारण नियम, साधारण नियम है ना, साधारण नियम होते हैं। तो साधारण जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बाध्यकार नहीं होते हैं। ये जो नियम होते हैं, मतलब विधान जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो बाध्यकार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अगर भाई नियम अगर बाध्यकार हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी नियम बना दिया, आपसे कह दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना है आपको, है ना, तो घर से बाहर नहीं निकलता है। इस नियम में क्या आ जाता है? एक प्रेशर आ जाता है, मतलब एक कानून की वो आ जाती है, भाव निकल के आ जाते हैं। तो जो नियम बाध्यकार होते हैं ये तो बाध्यकार नहीं होते हैं। अगर जो नियम बाध्यकार होते हैं, मतलब बाध्यकार होते हैं, उनको कानून बोला जाता है। आपसे बोल दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना है, कोरोना चल रहा है ना, तो ये नियम बना दिया। ये कैसा नियम है? ये बाध्यकार नियम है। और अगर बाध्यकार नियम बना दिया जाता है तो वो एक कानून होता है। ये तो होगी कानून। ये जो कानून है ना, ये बना क्यों? देखिए, सिंपल भाषा में समझिए। आपसे कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे 200 साल पहले, अब मतलब 1800 ईस्वी में, अभी क्या चल रही है? 2021 चल रही है। 1850 या 1857 जो भी मान लीजिए, उस समय सड़कें बिल्कुल खाली हुआ करती थी। हमारे पास एक आध साइकिल हुआ करती थी।
अब साइकिल भी किसी के पास होती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब साइकिल अगर किसी के पास है ना तो 4-6 गांव के लोग देखने आते थे। तो रोड खाली है बिल्कुल, साइकिल चल रही है, एक्सीडेंट की संभावना है ही नहीं है, साइकिल से तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद समय बदला, अब किसी के पास मोटरसाइकिल आ गई। 1950 में भारत आजाद हुआ तो उस समय भी रोड बिल्कुल खाली थे, मतलब रोड बिल्कुल खाली है, आराम से मोटरसाइकिल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीडेंट का खतरा नहीं है। लेकिन समय बढ़ा और आज 2021 आते आते क्या हुआ कि बहुत सारी गाड़ियां हो गई, ट्रैफिक हो गया। अब ट्रैफिक हो गया तो एक दूसरे से टकराने की संभावना भी तो बढ़ गई। अब पहले तो बना दिया कि भाई देखिए, आप ये नियम बना दिए, साधारण नियम बना दिए जो बाध्यकारी नहीं था कि आप साइकिल चलाइए या फिर बाइक चलाइए, लेकिन सड़कों पे चलाइए, भीड़ भाड़ इलाकों में थोड़ी धीरे चलाइए। तो वो धीरे धीरे चलाने लगे तो उस समय एक्सीडेंट नहीं होते थे क्योंकि ज्यादा बाइकें नहीं थी या गाड़ियां नहीं थी। लेकिन समय बदलाव, गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होने लगे, एक्सीडेंट होने लगे। अब जब एक्सीडेंट होने लगेंगे तो क्या किया कि हमने जो ट्रैफिक नियम बनाए थे, मतलब ट्रैफिक नियम को हमने कर दिया बाध्यकार, ट्रैफिक रूल को हमने क्या कर दिया, बाध्यकार कर दिया। तो वही बन गया ट्रैफिक एक्ट बना दिया। मतलब अब अगर गाड़ी अनियंत्रित होकर चलाओगे या शराब पी के चलाओगे या किसी में ठोकोगे तो क्या होगा, उस एक्ट के तहत आपको दंड का प्रावधान होगा। तो कानून क्या करता है, दंड का प्रावधान करता है। अगर कानून की अगर परिभाषा पूछी जाए तो कानून की ये परिभाषा होती है कि कानून जो होता है वो हमारे बाह्य आचरण को नियंत्रित करता है, एक ऐसा आचरण जो समाज में नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो कानून की ये परिभाषा होती है। अब ये बाह्य आचरण होता क्या है, देखिए, एक तो होता है मूल आचरण। मूल आचरण का मतलब होता है कि बालक जब पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भेदभाव या फिर कोई विकार नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, परिवारिश और समाज के कारण उस बालक के अंदर कुछ गलत धारणाएं पैदा हो सकती हैं। अब जैसे चोरी करना बालक जन्म से सीख के नहीं आता है, समाज में रह के वो बाद में सीखता है। अब उसने चोरी करना सीख लिया, अगर कानून का डर होगा तो क्या वो चोरी करेगा? कोई भी व्यक्ति होगा वो कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे दंड का प्रावधान होगा। कानून संचालित है संविधान के द्वारा, है ना। तो कानून क्या करता है, हमारे जो बाह्य आचरण को नियंत्रित करता है, ये हो गया कानून। अब हम चलते हैं संविधान पे। तो संविधान क्या है, कानून का वो पिटारा है जिससे किसी देश का शासन और प्रशासन संचालित होता है। और कानून, संविधान जो है वो सभी के लिए समान है, वही तो विधान है, इसी को संविधान बोला जाता है। तो ये तो हो गया संविधान। अब हम चलते हैं संविधान के बारे में कि संविधान की प्रक्रिया भारत में शुरू कैसे होती है। संविधान की जो प्रक्रिया है वो भारत में शुरू कैसे होती है, देखिए 1895 में ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन महोदय ने सबसे पहले कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले कहा कि संविधान होना चाहिए। तो अगर कहें कि भारत में सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले जो व्यक्ति थे वो बाल गंगाधर तिलक थे 1895 में, जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय इन्होंने कहा कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। अब ये तो हुई 1895 की बात। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। मतलब संविधान जो है वो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। इसका अर्थ निकल के आता है कि अंग्रेज कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि भारत का जो संविधान है वो हम अपने अनुसार लिखें। भारत का जो संविधान है हम अपने अनुसार लिखें। अंग्रेजों की देखिए नीति थी डोमिनियन शासन की, आगे हम उसकी बात करेंगे। ये हो गया दो बातें। अब अगली जो बात आती है वो 1934 की थी, और 1934 में आपको पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है मुंबई में,
और मुंबई में जब ये अधिवेशन होता है तो संविधान सभा की मांग उठती है, संविधान सभा की मांग उठी, संविधान सभा की मांग। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। 1934 में कांग्रेस मुंबई में, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, मुंबई में होता है और संविधान सभा की मांग उठ जाती है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि हमारे पास एक संविधान होना चाहिए, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। कांग्रेस ने 1934 में कहा कि कांग्रेस ने कहा कि संविधान की मांग उठाई, संविधान सभा की मांग उठाई कि हम अपनी एक संविधान सभा बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, हम अपना संविधान बनाएंगे। ठीक 2 साल बाद 1936 में लखनऊ में दोबारा से कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में संविधान बनाने की चर्चा होती है, फिर से दोबारा चर्चा होती है और कह सकते हैं कि संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हालांकि अंग्रेजों ने भी हमें क्या किया, यहाँ पे आज्ञा नहीं दे दी, लेकिन हमारा अपना कांग्रेस संगठन था तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने आप ही तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमें पता था कि अंग्रेज आज नहीं तो कल हमें छोड़ के जाएंगे। 1936 में क्या करते हैं कि तैयारियां बड़े जोर से चलने लगती हैं। 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में एक मांग उठती है। यहां पर जो अध्यक्ष जो थे ना, वो जवाहरलाल नेहरू थे, लखनऊ वाले में जवाहरलाल नेहरू, मतलब लखनऊ अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 1937 में एक आवाज उठती है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर हिस्सा होना चाहिए। तो 1937 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में सदस्य होंगे। मैं पूरी बात यहाँ पे नहीं आ पा रही है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ये तो होती है 1937 में बात कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हम क्या करेंगे, संविधान में लोगों को चुन के लेके आएंगे, है ना। अगली बात चलते हैं, इसमें जगह नहीं रही। आपको पता होगा कि 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध होता है उस समय ब्रिटेन के जो पीएम होते हैं वो चर्चिल होते हैं और चर्चिल ये वादा करते हैं कि जब हम ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, भारत को हम आजाद कर देंगे। आपको क्या करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देना है। भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा साथ दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में साथ होने के बाद में जॉर्ज जो चर्चिल थे, इनकी नीति जो थी उसमें थोड़ा सा बदलाव था। बदलाव ये था कि जो चर्चिल है ना, ये चाहते थे कि भारत जो है वो डोमिनियन स्टेट होना चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब समझते हैं आप कि भारत के ऊपर ब्रिटेन का शासन तो रहेगा, रानी का शासन तो रहेगा, हालांकि भारत में जो राज कर रहे होंगे वो भारत के ही लोग होंगे, लेकिन हम जो कहेंगे वो वैसा आपको मानना पड़ेगा। इसको कहते हैं पपेट राजा। पपेट राजा का अर्थ होता है कि तोते का शासन। जितना हमने तोते को सिखा दिया, तोते ने उतना बोल दिया। ये चर्चिल कहते हैं। चर्चिल जो होते हैं ये क्या करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में भारत के अंदर क्रिप्स मिशन भेजते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में भेजते हैं। इस क्रिप्स मिशन का विरोध करते हैं गांधी जी। गांधी जी क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं और विरोध में कहते हैं कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये जो उत्तर दिनांक चेक है, उत्तर दिनांकित चेक है। अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो पोस्ट डिटेक्टेड चेक, मतलब ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल गई हो। तो गांधी जी क्या करते हैं, क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हैं, इसका विरोध कर देते हैं।
उसी समय सत्ता में एक परिवर्तन आता है ब्रिटेन के अंदर, और यहाँ पर आम चुनाव होते हैं, और आम चुनाव में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। और जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो एक व्यक्ति ब्रिटेन के पीएम बनते हैं, ब्रिटेन के पीएम बनते हैं, और जिनका नाम था लॉर्ड एटली। ये जो लॉर्ड एटली थे ना, ये भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर हुआ करते थे। ये कहते थे कि जब मैं आजाद हो, मतलब मैं पीएम बन जाऊंगा तो भारत को मैं आजाद कर दूंगा, ये बात ये कहते हैं। अब जब आजाद की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि 20 फरवरी 1946 में ये क्या करते हैं, भारत की आजादी की घोषणा करते हैं। और भारत की आजादी की घोषणा में एक बात कहते हैं कि जून 1948 तक भारत आजाद हो जाना चाहिए, ये बात कहता है लॉर्ड एटली। अब लॉर्ड एटली ने ये बात कह दी, और बात करने के बाद में ये एक भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में भेजते हैं। ये जो कैबिनेट मिशन है ये क्या काम करता है, ये भारत की, एक सेकंड, ये कैबिनेट मिशन क्या काम करता है, ये कैबिनेट मिशन करता है कि जाओ भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आप मुआयना कीजिए। कब आते हैं ये, 24 मार्च को आते हैं 1946 में। पार्थिक लॉरेंस नाम के एक व्यक्ति होते हैं, पैथिक लॉरेंस नाम के व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लॉरेंस जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। लॉरेंस, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा। कैबिनेट जो मिशन है वो भारत के अंदर आता है, तो कैबिनेट मिशन सबसे पहले काम क्या करता है, जो पैथिक लॉरेंस आते हैं ये 2 सुझाव देते हैं भारत के लिए। सबसे पहले ये सुझाव कहते हैं कि देखिए, जब हम आपका भारत है ना छोड़ के चले जाएंगे, हम आजाद करके चले जाएंगे, लेकिन किसी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की जरूरत पड़ती है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो एक संविधान की जरूरत पड़ती है, और बिना कानून और नियम के अपना देश चलाओगे कैसे। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग की इन्होंने, कि संविधान सभा की इन्होंने मांग की कि आप अपनी संविधान सभा के संविधान बनाने की आप अपनी प्रक्रिया चालू कीजिए। दूसरी उन्होंने की कि अस्थाई गवर्नमेंट बना लीजिए, आप अस्थाई सरकार बना लीजिए। तो अस्थाई जो सरकार बनाई थी उसमें 14 लोग शामिल थे भारत के अंदर, क्योंकि अंग्रेज तो चले जाएंगे, रानी का शासन खत्म हो जाएगा। भारत के अंदर सरकार चलाने के लिए आपको एक अस्थायी सरकार तो बनानी पड़ेगी। अब संविधान तो है नहीं कि आप चुनाव कराओगे पूरे देश के अंदर उस समय कोई ऐसी हमारे पास प्रक्रिया तो थी नहीं, है ना। तो कैबिनेट मिशन ये 2 काम करता है कि एक तो संविधान सभा की मांग करता है, और दूसरी क्या करता है कि अस्थायी गवर्नमेंट बनाता है जिसमें 14 लोग सम्मिलित थे। अब होती है संविधान सभा की गठन की बात। तो देखिए, संविधान सभा की जो गठन की मांग होती है, तो संविधान सभा में क्या होता है, संविधान सभा में लोग चुन के आते हैं, और जो लोगों की जो संख्या थी वो 389 थी, कि 389 जो लोग हैं वो भारत से चुनकर आए। अब चुनकर किस तरह आए उसकी हम प्रक्रिया आपको बताते हैं। एक सेकंड, देखिए 292 सदस्य थे, जैसे ये भारत है। एक सेकंड, एक भारत है। अब भारत के जो तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, आपको पता होगा कि वहां पर क्या था, ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन का जहां पे ये शासन था, ब्रिटेन के जो लोग थे, बंगाल एरिया में जो लोग थे, नक्शे पे मत आना, थोड़ा उसको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। आसपास का जो क्षेत्र था ब्रिटिश शासन, यहां से चुन के आए थे 292 लोग।
292 जो लोग थे वो ब्रिटिश कॉलोनियां जो थी वहां से जो चुन के लोग आए थे वो 292 थे। अब यहाँ पर बंबई प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ऐसी कुछ प्रेसिडेंसी थी, तो यहाँ से चुन के आए थे 4 लोग प्रेसिडेंसी से, है ना, या इनको कहेंगे कमिश्नरी, और इनको अंग्रेजी हुकूमत की जो सियासत थी वहां से चुन के आई। एक सेकंड, अगले 93 जो सदस्य आए थे वो देसी रियासतों से आए, देसी रियासत। देखिए भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान ये वाला क्षेत्र हो गया, और ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, लखनऊ है, बहुत सारा जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे कुछ जगह अभी भी जो शासन चल रहा था वो देसी रियासत थी, मतलब देसी राजा थे। मतलब भारत जब आजाद होता है तो आपको पता है लगभग 562 से ज्यादा रियासतें थी उस समय जो देसी रियासतें थी भारत के अंदर। तो देसी रियासतों से 93 लोग चुन के आते हैं। तो अगर कहेंगे कि टोटल ये है ना 292 और प्लस 4 इन लोगों को मिला के जाए तो 296 सदस्य जो थे वो चुनकर आते हैं, और 92 जो सदस्य थे वो केवल देसी रियासतों से चुन के आते हैं, है ना। तो इस तरह ये पैराग्राफ बनता है। इसमें एक सवाल बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि इसमें संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। ये बहुत बार पूछा जाता है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। ये तो हो गई अगली बात। अब चलते हैं संविधान सभा की बैठक की बात। देखिए सबसे जो पहली जो बैठक होती है संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक में वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। किसके आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर, मतलब एक बुजुर्ग के आधार पर। आपने देखा होगा कि गांव में अगर कहीं भी मोहल्ले में छोटी मोटी सभा हो जाती है तो सभा में क्या करते हैं, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना उसको हम अध्यक्ष बना लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना लेते हैं। और ये जो अध्यक्ष होते हैं तब तक के लिए होते हैं जब तक स्थायी जो कमेटी है वो गठित ना हो जाए। तो ये कैसे थे? अस्थायी थे, अस्थायी रूप से बनाई गई। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर से मीटिंग होती है। 11 दिसंबर को फिर से मीटिंग होती है। कहां पे होती है? दिल्ली के संसद भवन में, दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय हॉल में, केंद्रीय हॉल में या केंद्रीय कक्ष में कर लीजिए, है ना। केंद्रीय कक्ष में बैठक होती है। कितने बजे से होती है? प्रातः 11 बजे से होती है, मतलब सुबह के 11 बजे से होती है। और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति का अर्थ होता है सबकी सहमति से राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो अब संविधान सभा का जो अध्यक्ष क्या करेगा, वो अपनी कमेटियां को चुनेगा। अब संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो क्या करेंगे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुनेंगे। किसको चुनेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुनेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो है कमेटियां थी, जैसे झंडा समिति रही है ना। तो सबकी अलग अलग कमेटियां रही हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी संविधान सभा की बैठक और उनकी कमेटियां, कौन कौन सी कमेटियां रही। और सबसे महत्वपूर्ण आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान को सबसे ज्यादा अध्ययन करने के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिनको डॉक्टर BR अम्बेडकर को जिम्मा सौंपा गया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने बलबूते पर बड़ी अच्छे से निभाई। बाकी और भी जो सदस्य थे वो धीरे धीरे कम होते गए या धीरे धीरे निकलते गए, लेकिन अकेले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने
बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम भी किया। देखिए जब संविधान बन के तैयार हुआ तो संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 60 देशों का संविधान को पढ़ा। तो ये मामूली बात नहीं होती है। हालांकि प्रारूप समिति में एक व्यक्ति और थे, BN राव, ये केवल परामर्शदाता थे, ये केवल बताते थे। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया कि 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद में भारत का संविधान लिखा। तो अगली वीडियो आप देखते रहिए संविधान के बारे में। जय हिंद।